लिखिएगा गगवाना का युद्ध। गगवाना का युद्ध। गगवाना के युद्ध की बात करते हैं तो ये जो युद्ध है ये हुआ है आपके 1741 ईस्वी में। कब हुआ है? 1741। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के जो नाम होते हैं ना, ये आजकल ऐसे ही युद्धों के नाम आते हैं। जैसे आ गया था आपके मावली का युद्ध, तो ये एक ऐसा नाम है यूनिक सा। तो ये गगवाना का युद्ध है, 1741 ईस्वी में हुआ था। क्या ये युद्ध है? वैसे ये जो गगवाना का युद्ध है, गगवाना एक स्थान है जो कि आपके कहां पर है? पुष्कर में। पुष्कर कहां पर? अजमेर। और ये युद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि नागौर के जो शासक थे ना इस समय, जिसका नाम है बख्त सिंह, उन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। जबकि अजमेर आप देखेंगे, किशनगढ़ और अजमेर ये क्षेत्र जो है ये जयपुर रियासत का भाग है। वह किशनगढ़ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर तो रहा, तो ये इसका भाग था। इसीलिए क्या हुआ कि बख्त सिंह जो कि नागौर के शासक हैं, और उसी समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे बख्त सिंह के भाई, जिनका नाम है अभय सिंह। तो अभय सिंह और बख्त सिंह दोनों से मुकाबला करते हैं। कौन? सवाई जय सिंह। किस स्थान को हड़पने के लिए? वापस अजमेर को। लेकिन दोनों में फिर संधि हो जाती है और मामला शांत हो जाता है। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके सामने ये है कि गगवाना का युद्ध कब हुआ है। दूसरी बात, गगवाना का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो याद रखिएगा, एक तरफ तो है राठौड़ और एक तरफ है कछावा। कछावाओं में तो कौन है? सवाई जयसिंह। और राठौड़ों के अंदर मारवाड़ के राठौड़ हैं जिनका नाम है अभय सिंह। और नागौर के जो हैं वह है आपके कौन? बख्त सिंह। बख्त सिंह तो नाम सुना होगा। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता है। इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। प्रथम तो पितृहंता मालदेव है मारवाड़ का, जिन्होंने अपने पिता गंगा की हत्या की। तो इनके मध्य, अच्छा, इनके मध्य जो युद्ध हुआ इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? अजमेर पर नागौर के बख्त सिंह का अधिकार। तो कभी आज तक आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा, गगवाना का युद्ध। ठीक है, तो कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं। इस युद्ध का परिणाम, परिणाम में बस इतना है, एनसीईआरटी की बुक में इतना ही लिखा हुआ है कि इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और जयपुर को नुकसान हुआ, उसके बाद में संधि हो गई। जयपुर को नुकसान हुआ इसका मतलब हारा यही होगा, सवाई जैसी। तो सबसे पहले तो सवाई जयसिंह से संबंधित हमने जो बिंदु पढ़ा वो कौन सा था? निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के बाद में, अच्छा, शादी भी पढ़ लिया, हाँ शादी। अच्छा अच्छा, मतलब फिर ये युद्ध पढ़े, इनके समझौते पढ़े क्या हमने कहीं? सवाई जयसिंह के समझौते, तो हेडिंग लगाओ सवाई जयसिंह के समझौते। सवाई जयसिंह के समझौते। समझौता नहीं पढ़ा, देबारी समझौता 1708, धौलपुर समझौता 1741, नहीं पढ़े? अच्छा, बताया था। ओके ओके, चलो लिखिए ये तो। अब लिखिएगा सवाई जयसिंह के समझौते दो ही हैं, तो आप कॉपी में भी कुछ इस प्रकार से लिखिएगा ना, सवाई जयसिंह के समझौते। सवाई जयसिंह के समझौतों की हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में दो समझौते किए जो नहीं करने थे। कौन कौन सा? एक तो इन्होंने किया था देबारी समझौता, और ये जो देबारी समझौता है ये इन्होंने किया था 1708 के अंदर मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के साथ। क्या था ये समझौता? ये समझौता ये था जब सवाई जयसिंह को बहादुर शाह फर्स्ट द्वारा गद्दी से हटाया गया था और इसके भाई को जब नियुक्त किया गया था, तब ये सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह दोनों मिलकर जाते हैं अमर सिंह सेकंड के पास में। तब अमर सिंह सेकंड अपनी पुत्री का विवाह करते हैं किसे? सवाई जयसिंह से, और कहते हैं कि आप दोनों से जो पुत्र होगा वो आपके बाद में जयपुर का क्या बनेगा? अगला राजा। और इसी देबारी समझौते की वजह से जयपुर में क्या शुरू हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष या गृह युद्ध। जयपुर में
उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बना। कौन सा? ये देबारी समझौता। ठीक है। दूसरा समझौता इन्होंने किया था धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता हुआ है 1741 में। कभी पूछा नहीं गया लेकिन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है। धौलपुर समझौता 1741 किन किन के मध्य था? तो ये था सवाई जयसिंह वर्सेज पेशवा, और पेशवा थे बालाजी बाजीराव। पेशवा शिवाजी द्वारा बनाया गया एक पद है। तो इनके मध्य हुआ। क्यों हुआ? कारण मराठों को मालवा दिया गया। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि मराठों को मालवा दिया गया, ये सवाई जयसिंह ये कहां से लाया मालवा? सवाई जयसिंह तो जयपुर का राजा है ना, तो ये इससे समझौता कर रहा है और मालवा दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी, शाबाश, मालवा की क्या दे रखी है? सवाई जयसिंह को जीवन में 3 बार मालवा की सूबेदारी, अभी सूबेदारी पढ़ेंगे हम, पढ़ी थोड़ी सवाई जयसिंह पढ़नी है। तो मालवा की सूबेदारी किसके पास में थी? सवाई जयसिंह के पास में, इसीलिए सवाई जयसिंह के साथ में समझौता हुआ। बस जी साहब, लिख लिया? बस क्वेश्चन आएगा तो इतना ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मराठों को मालवा दिया और मराठों ने मुगल बादशाह के लिए 500 सैनिक सहायता, जब आवश्यकता होगी तब। तो इन्होंने अपने जीवन में ये 2 समझौते किए। कतई आवश्यकता नहीं थी दोनों की, लेकिन फिर भी कर लिए। अब आप हेडिंग लगाइए, सवाई जयसिंह की सूबेदारी। लिख लिया? फिर लिखिएगा सवाई जयसिंह की सूबेदारी। सभी लिख, सवाई जयसिंह को सूबेदारी। मुगल काल में क्या है कि जो स्थान होता है ना, उसे सूबा कहते हैं, और उस सूबे का जो प्रमुख होता है वो सूबेदार होता है, और जब उसे प्रमुख बनाया जाता है तब उसे सूबेदारी दी जाती है। सवाई जयसिंह को सूबेदारी की हम बात करेंगे तो 2 सूबेदारी है इनको। एक तो याद रखिएगा मालवा की सूबेदारी, और मालवा की सूबेदारी पहली बार जो मिली थी वो फरुखशियर ने दी थी इनको 1713-14। उसके बाद में फिर इनको मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 2 बार दी गई। तो टोटल सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी 3 बार मिली है। इसलिए आखिर में जब मराठों से संधि हुई थी तब सवाई जयसिंह स्वयं गए थे और मराठों को मालवा दिया था। लिखो, सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा की सूबेदारी। तभी तो भी एग्जाम पूछा था ना कि जयपुर के कौन से शासक को मालवा की दूसरी बार भी सूबेदारी दी गई थी? सवाई जयसिंह को। हालांकि टोटल कितनी बार है? 3 बार मालवा की सूबेदारी। फरुखशियर वे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। फरुखशियर द्वारा एक जानकारी यह भी मिलती है कि फरुखशियर ने सवाई जयसिंह को 7,000 की मनसब दी थी। हालांकि अब लिखा देंगे ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध मुगल काल जो है ना, वो आपके माना गया है बाबर से लेकर औरंगजेब तक। इसलिए आप पढ़ते हैं कि सर्वाधिक मनसबदारी मिली है मान सिंह को 7,000 की, और वो अकबर ने दी थी। बाकी फरुखशियर ने 7,000 की दी इनको। फरुखशियर ने सवाई जयसिंह को 7,000 की मनसब दी, 7,000 की भी दी है। एक मालवा की सूबेदारी, इसी की वजह से वो समझौता हुआ था। दूसरी इनको सूबेदारी मिली है आगरा की। सत्रह सौ बाईस मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। तो 2 सूबेदारी मिली है इनको, ध्यान रखना। मान सिंह को वैसे कितनी मिली है? कौन कौन सी? क्रम से बताओगे तो ऐसा मतलब मजा आएगा।
टाइमिंग क्या है काबुल का? हम्म, ठीक है। फिर बिहार की कब से कब तक होगी? 87 से लगातार 94। 94 में फिर वो आ गए, कौन सी सूबादारी के तहत ये राजा बने थे? पिता की मृत्यु कब हुई थी? चलिए, तो ये सवाई जयसिंह की क्या हो गई है? सूबेदारी। तो सवाई जयसिंह की सूबेदारियां दो, सवाई जयसिंह के समझौते दो, सवाई जयसिंह के अभियान तीन, और सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य चार पांच। हालांकि 8-10 बातें और भी तो थी ना। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, और आपको पता चल गया होगा अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन सा है? दरबारी शाबाश। समय, मालवा की सूबेदारी का समय है 1713 से लेकर 1737 के मध्य 3 बार मिली इनको, 3 बार। हाँ, ना? सूबेदारी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सूबेदारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कई बार, चाहे वो मान सिंह की आ जाए या फिर इनकी। हालांकि एक और भी कोई यूनिक बात थी क्या सूबेदारी में? याद करो, याद करो, कोई और भी इन दो के अलावा और कोई राजा है क्या? हुँ? कोई और भी राजा है जिसको सूबेदारी मिली थी? हमारी काफी सारी बातें हुई थी। मैंने कहा था ये जरूर याद रखना, आपने कहा ये तो याद रख लेंगे, लेकिन वो भी तो याद रखना है ना। नहीं, पंजाब की सूबेदारी किसे मिली है? वो ध्यान रखना। मैंने कहा पंजाब को उसको नहीं मिली थी, पंजाब उसको मिली थी, उसको गुजरात की नहीं मिली थी, मान सिंह को। वो केवल अभियान पर गया था, इतना याद रखना था। तो ये बात हो गई सवाई जयसिंह की। अब आप हेडिंग लगाइए सवाई जयसिंह के दरबारी। देखो, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी, मिर्जा राजा मान सिंह के दरबारी नहीं पूछूंगा, मिर्जा राजा मान सिंह के दरबारी, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी, और अब हम पढ़ रहे हैं सवाई जयसिंह के दरबारी। तो इनके जो दरबारी है ना, ये बड़े खास रहे हैं। इनके दरबारियों की रचना इंपॉर्टेंट होती है सबकी, चाहे वो राग चंद्रोदय हो, चाहे राग माला हो। अब आपके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो यही होने वाला है। अब लिख लिया ना ये? अब कंफ्यूजन के लिए आ रहा है, सबसे पहले उसी को दे देते हैं। हेडिंग डालो सवाई जयसिंह के दरबारी। लीजिए, सबसे पहला नाम आपके सामने ये रहा। ये लो, देखो बोर्ड पर नाम देखो एक बार। सवाई जयसिंह के दरबारी का नाम देखिए बोर्ड पर। ये नाम पढ़कर आपको क्या लग रहा है? यस, यही सबसे खास है। ये नाम पढ़ के आपको याद आ गया होगा पुंडरिक विठल। लेकिन वो पुंडरिक विठल किसका दरबारी है? और उसकी रचना दो कौन सी है? रागमाला और राग चंद्रोदय। इसकी जो रचना है पुंडरिक रत्नाकर की, वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, जयसिंह कल्पद्रुम। ये सबसे इंपॉर्टेंट। पुंडरिक रत्नाकर का ही एक पुत्र है जिसका नाम है सुधाकर रत्नाकर, और इसकी एक रचना है जिसका नाम है साहित्य सार संग्रह। यही कंफ्यूजन करता है जी, और कोई करे क्या ना करे। फिर नाम आ जाता है आपके सामने जनार्दन भट्ट। जनार्दन भट्ट आपके सामने नाम लिखा है तो आपके जहन में आ गया क्या? मैंने एक रचना लिखी, ये आपके दिमाग में कौन सी रचना आई इससे रिलेटेड? देखो एक बार, ये रचना कौन सी है? श्रृंगार शतक। तो और भी आपके शतक याद आया क्या? मतलब जैसे रोहित शर्मा का हो, विराट। नहीं, नहीं, ईशान किशन का आएगा जैसे। अच्छा, आज तो क्लासन का ही आएगा। चंडी शतक। चंडी शतक किसकी रचना है? कुंभा की। कुंभा की रचना है चंडी शतक। ये कौन सा है? श्रृंगार शतक। फिर एक नाम और दिमाग में आना चाहिए आपके, श्रृंगार हार, हमीर की है। एक है इनकी रचना वैराग्य शतक। तो ये 2 शतक हैं आज। फिर नंबर 3 है आपके केवल राम। केवल राम की रचना जैसे लिखूंगा आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं लेगा। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, गंगा स्तुति। अब आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया है तो ये लो। इसके अलावा और 4 विनोद आपके दिमाग में आगे होंगे। पथिक विनोद, प्रेम विनोद, राज विनोद और वीर विनोद। ठीक है। कृष्ण भट्ट, राम रासा,
ये इन्हीं का है क्या? कब का? कल का? ठीक है। कौन होगा टॉपर? चलो लिख लिए। अगला 1 नंबर 5 लिखो, जगन्नाथ सम्राट। वैसे तो ये जगन्नाथ सम्राट है ना, सवाई जयसिंह का गुरु था। 3 बातें। सवाई जयसिंह के गुरु, मतलब ये लिखा दिया है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि कछावा शासक सवाई जयसिंह को वेदों का ज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसका गुरु ही था। क्या नाम है? जगन्नाथ सम्राट। इसकी रचना है सम्राट सिद्धांत। सिद्धांत। नंबर 6, विद्याधर भट्टाचार्य। याद रखिएगा, जयपुर नगर के वास्तुकार हैं ये। जयपुर जब हमने पढ़ा था ना, जयपुर की स्थापना, उस समय नहीं लिखा था आर्किटेक्चर, वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। एक आपके पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, याद रखिएगा ये कौन थे? जयपुर नगर की नींव रखने वाले व्यक्ति थे ये। आया याद? ये दो, हाँ, तो ये ध्यान रखना, आप उतार लो। अब वैसे देखा जाए तो ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये प्रमुख साहित्य और उनकी रचनाएं हैं। तो बस ये आपके सामने है, सवाई जयसिंह से रिलेटेड बातें जो है वो कंप्लीट होती है। आखिर में आमेर के महल में सो रहे थे, अचानक खून की कमी हो गई और चालता रहा। हाँ, हाँ, माचे पे सो रहे थे और अचानक से खबर आई कि अब नहीं रहे। है जी, चांद और सूरज दोनों ही नहीं रहे उस दिन, चांद और सूरज दोनों ही ढल गए थे, अस्त हो गए। हम्म। राम रासा, केवल राम, जनार्दन भट्ट, पुंडरीक रत्नाकर। सबसे ज्यादा कंफ्यूज के लिए देखिए पुंडरीक रत्नाकर। अच्छा सुनो सुनो, सवाई जयसिंह ने भी तो रचनाएं की है ना, ये स्वयं भी तो रचनाकार थे, इनकी भी तो रचनाएं हैं, वो भी लिखो। लेकिन कोई नहीं, अंत में चालता रहा, लिख लिया हमारे अंत में। नहीं नहीं, लिखवा दी, लिखवा दी। कौन कौन सी? ना ना, भेज नहीं देखना ना। जीज मोहम्मद साई, ज्योतिषी और खगोलियों पर आधारित। और दूसरी कौन सी? जयसिंह, जयसिंह कारिका। जयसिंह चरित्र किसकी रचना है? देखो ये चार ही कंफ्यूज, जयसिंह कारिका, जयसिंह चरित्र, समझ रहे? पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, जयसिंह चरित्र और जयसिंह कारिका, ये चार ही कंफ्यूजन करते हैं। क्योंकि जयसिंह कारिका तो स्वयं सवाई जयसिंह की रचना है, जयसिंह चरित्र किसकी रचना है? राम कवि की, जो मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी है। पुंडरीक विठल मान सिंह का दरबारी है, रागमाला और राग चंद्रोदय। पुंडरीक रत्नाकर सवाई जयसिंह का दरबारी है, जिसकी रचना कौन सी है? जयसिंह कल्पद्रुम। तो जयसिंह कल्पद्रुम किस पर आधारित है? सवाई जयसिंह पर। लगो, हाँ लिख लो, आखिरी में लिख लो, सवाई जयसिंह चालता रहा। अब ये तो चले गए, लेकिन उस समझौते की वजह से क्या हो गया? 1743 आमेर के महल में बैठे हुए अचानक पता चला कि खून की कमी है। क्या है? खून की कमी, कमी बताई गई, बस। कार्रवाई तो पता नहीं क्या थी। तो ये तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा क्ले छोड़ गए थे। क्योंकि जो देवारी समझौता हुआ था ना, उस देवारी समझौते की तहत तो राजा बनना चाहिए था कौन? माधो सिंह। माधो सिंह ही तो था उसका पुत्र, लेकिन बड़ा पुत्र राजा बना, जिसका नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। तो माधो सिंह सहायता लेता है मराठों की और कहता है कि आप यदि मेरा साथ देंगे तो ये जो मेरा सोतेला भाई है इसको हटाकर हम राजा बन जाएंगे, और मैं जैसे ही राजा बनूंगा आपको इतनी दौलत दूंगा कि आपने सोची नहीं होगी। थारो भाई माधो सिंह, ऐसे मतलब कहा। तो आखिर में 1750 में वो भी घटना हुई कि सवाई ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर जो माधो सिंह ने वचन दिया था कि थारो भाई माधो सिंह 1 साल तक गद्दी पर नहीं बैठते हैं, वो खुद 50 में मृत्यु हुई, 1 साल तक गद्दी पर नहीं बैठे थे। क्यों नहीं बैठे थे? क्योंकि गद्दी पर बैठते ही मराठों को पैसे देने थे, तो उन्होंने गद्दी पर बैठने से पहले मराठों का कत्लेआम करवाया था। आदेश दिया, जहां मराठा दिख रहा है, गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी चौराया, टोंग फाटक, रेलवे स्टेशन, सब जगह काट दिया था। इसलिए आखिर में इनको स्वयं अपने लिए एक नया नगर बनाना पड़ा था,
1763 में सवाई माधोपुर बसाया था इन्होंने छपने के लिए। चलो जो भी हुआ, लिखिए सवाई जयसिंह के पुत्र, और आपको भी ऐसे ही लिखना है ना जैसे यहां लिख रहे हैं, सवाई जयसिंह के पुत्र। सवाई जयसिंह के दो पुत्र शासक बनते हैं। एक का नाम है सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह का जो समय रहेगा वो रहेगा 1743 से लेकर 1750। दूसरे जो पुत्र शासक बनेंगे वो है सवाई माधो सिंह, और सवाई माधो सिंह का जो टाइमिंग रहेगा वो 1751 से लेकर 68। ये जो बीच में गेप आ रहा है ना, ये मराठों की वजह से ही है। और इन दोनों भाइयों में क्या हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। ओके ठीक है विपिन, करवा देंगे। सर ये इसका पुत्र है या इसकी रचना है? कौन सा पूछ रहा है? ललित कुमार, अच्छा ये पूछ रहा है क्या? तो पुंडिक रत्नाकर के पुत्र हैं जिनका नाम है सुधाकर रत्नाकर, इनकी रचना है साहित्य सार संग्रह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो इन दोनों में क्या होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष। हेडिंग लगा लीजिए सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह। लिख लिया ना? और ये सवाई माधो सिंह जो है ना, ये सवाई माधो सिंह फर्स्ट है। ये माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह सेकंड, बब्बर तेर नो पासवान, एक जैसे नो मेल, वो माधो सिंह सेकंड है जी। वो सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से लेकर 1750, 7 साल में 3 बड़े युद्ध, 2 जीते और 1 हारा। सवाई ईश्वरी सिंह बहुत अच्छा राजा बनता जयपुर का, और ये ऐसा राजा बनता, यदि इसका टाइमिंग ज्यादा चलता ना तो ये भारत पर अधिकार करता, भारत का राजा बनता। ये इतनी काबिलियत थी इसमें। अहमद शाह अब्दाली नाम सुना है क्या कभी? पानीपत का तीसरा युद्ध किया था उसने, उसने भारत के शासक को हराया था। उसकी सेना को हराने वाला एकमात्र बंदा है ये, जिसका नाम क्या है? सवाई ईश्वरी सिंह, एकमात्र ये जिसने उसको हराया है। अब देख लो। लेकिन क्या है कि भाई नहीं था ना साथ में। पिता, इनके पिताजी का नाम क्या है? अब ये लिखाने की आवश्यकता तो मुझे नहीं थी, लेकिन वो इसीलिए थी क्योंकि 2 पुत्र हैं, तो आप ये जरूर समझे कि इनकी माताएं अलग अलग हैं। बाजी तो एक ही है। इनकी माँ को क्या नाम है? चेंज करते वो, चेंज करो, नहीं करो। सूरज कंवर। ये मारवाड़ की थी, मारवाड़ की राजा क्या नाम है? अजीत सिंह की पुत्री है। इसका एक सेनापति है, नाम है हर गोविंद खट्टाणी। यस, इसका समय जाट महाराजा सूरजमल के समय में ही है। यस। अब हम पढ़ते हैं इनके उत्तराधिकारी संघर्ष। तो उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत तो लड़े गए हैं 2 युद्ध, टोटल इन्होंने अपने जीवन में 3 युद्ध किए थे। तो आगे हेडिंग लगाइए उत्तराधिकारी संघर्ष। तो उत्तराधिकारी संघर्ष, इसमें पहला हेडिंग लगाइए, पहला जो युद्ध लड़ा गया वो है आपके राजमहल का युद्ध। राजमहल के युद्ध की तुलना जिस युद्ध से की जाती है वह है दसराज युद्ध। कोई सा बता सकते हैं? दसराज के युद्ध से तुलना की जाती है। यस। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? यह प्रसिद्ध क्वेश्चन है। प्रोशनी, जिसे क्या बोलते हैं? रावी नदी। एक तरफ 10 राजा थे। हाँ तो होंगे।
राजमहल का युद्ध लड़ा गया था 1747 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट। राजमहल कहां पर है? टोंक, क्योंकि टोंक जो है वो जयपुर रियासत से ही अलग हुई थी और राजस्थान की 18वीं रियासत बनी थी टोंक, अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी ये भी। हालांकि झालावाड़ पड़ते हैं अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों ने ही पिंडारी के लिए अलग से बनाई थी, अमीर खां पिंडारी। तो राजमहल है कहां पर वैसे? टोंक में। अब हालांकि देखो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे पूछने पड़ेगा कि राजमहल कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, पूछने पड़ेगा। तांबड़ा। कौन सा है? तांबड़ा, बिल्कुल शाबाश। ये जो राजमहल का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ है? तो एक तरफ है ईश्वरी सिंह और एक तरफ है इसी का भाई जिसका नाम है माधो सिंह। ये युद्ध कर क्यों रहे हैं तो पता आपको है? क्यों कर रहे हैं? उत्तराधिकारी बनना है। सवाई जयसिंह के बाद में बनना चाह रहे हैं कौन? माधो सिंह, देवारी समझौते के तहत। तो ये दोनों भाई आपस में कर रहे हैं। सवाई ईश्वरी सिंह तो है मारवाड़ का भांजा, माधो सिंह है मेवाड़ का भांजा, इसीलिए माधो सिंह के साथ में खड़ा है मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड, और माधो सिंह ने अपने साथ में जिनको शामिल किया है वो है मराठे। बोला आप आ जाओ हम सब कुछ देख लेंगे। मतलब आप यदि मुझे राजा बनाएंगे तो आपको इतना पैसा देंगे कि आपने सोची नहीं होगी। थारू भाई माधो सिंह, तभी कहते हैं माधो मिला आधो। तो माधो सिंह मराठे और जगत सिंह सेकंड। इधर ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह का सेनापति है जिसका नाम क्या है? हरगोविंद। लेकिन ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए इस युद्ध में जो बंदा है वो है जाट महाराजा सूरजमल, जाटों का प्लेटो या अफलातून जिसे कहते हैं। और इस युद्ध में विजय हो गए कौन? ईश्वरी सिंह। बस उत्तराधिकारी जो संघर्ष चल रहा था इसी संघर्ष के तहत जीत गए थे कौन? बस सवाई ईश्वरी सिंह जीते, इसीलिए इन्होंने इस विजय उपलक्ष्य में एक जयपुर का विजय स्तंभ बनाया था, इसरलाट। हालांकि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो कौन सा है? भीमलाट, विष्णुवर्धन वैक द्वारा समुद्रगुप्त के समय। तो फिर अगली लाइन से लिखो, लिख लिया सब? नहीं है? अगली लाइन से लिखो, सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल, राजमहल युद्ध के विजय उपलक्ष्य में, सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध के विजय उपलक्ष्य में इसरलाट ऑब्लिक, इसी का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, शरगासुली का निर्माण करवाया। मतलब ये वो बंदा है जिसने अपने मौत का सामान खुद ही तैयार किया था। आखिर में इसी से कुछ जाएगा, है ना? तभी कह रहा हूं ऐसा कोई सामान तैयार नहीं करना है ना, इन्होंने किया था अपनी मौत का सामान। फिर लिखिएगा इसके बाद में एक और लगातार दूसरा अगले वर्ष युद्ध हुआ, कौन सा? बगरू का युद्ध। लिखिएगा, लिखिए सबने, लिखिएगा बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध। बगरू आपको पता ही है, बगरू का क्या ही बताऊं मैं आपको। बगरू का युद्ध भी किन किन के मध्य हुआ? एक तरफ सवाई ईश्वरी सिंह और इसका सेनापति बेचारा यही रहा, और सामने माधो सिंह, वही जगत सिंह सेकंड और वही मराठे। इस युद्ध के अंदर सवाई ईश्वरी सिंह पराजित हो गया, हार गया। हारने के बाद में सवाई ईश्वरी सिंह ने एक बात माधो सिंह की मानी और एक मराठों की। ना ना उसमें नहीं आए, बातें तो जीती जाती है, हकीकत ही है, आए नहीं थी इसलिए। अब यहां पर
थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए कि सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमेल जीतकर तो सरगासूली बनाई, इसरलाट। बगरू का युद्ध हारकर क्या स्वीकार किया? सवाई ईश्वरी सिंह ने पराजित होकर होकर माधो सिंह को 5 परगने दिए थे। माधो सिंह को कितने परगने दिए थे? 5 परगने दिए। बोला ये स्थान आज से हमेशा के लिए आपके होते हैं। वो 5 परगने कौन कौन से हैं? तो टोंक, मालपुरा, निवई, टोडा, वे राजमहल। ये 5 स्थान जो है वो किसको दिए थे? माधो सिंह को। दूसरी बात, इसी सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठों को धनराशि देने का वादा किया। धनराशि देने का वादा किया। अब ऐसा कहते हैं कि ये जो रुपए थे ये 2 लाख थे, लेकिन हालांकि स्पष्ट रूप से धनराशि का उल्लेख नहीं है, लेकिन कहते हैं तो कोष्टक में हम लिख लेंगे। उस समय 2 लाख भी कम नहीं थे भाई, 2 लाख बहुत पैसे थे। पैसों की कीमत तो बढ़ी है 5 सालों में। हाँ, अब मतलब हम कुछ नहीं समझते हैं। ये सारे स्थान टोंकवाल जिले वाले ही हैं, ठीक है। टोंक, मालपुरा, टोडा और आपके चाहे राजमेल हो या निवई। तो मराठों को धनराशि देने का वादा किया, लेकिन कुछ टाइम मांगा कि थोड़ा महीना भरने दिया होता। तो बोला ठीक है। अब इसके बाद में सवाई ईश्वरी सिंह पैसे का जुगाड़ करने के लिए गए थे पूर्वी राजस्थान में। सोचा भरतपुर, धौलपुर, अलवर यहां से सहयोग राशि ले लेंगे। ये अलवर पहुंचे मानपुर नामक स्थान पर, तब तक इनका मुकाबला एक सेना से हो गया था, और वो सेना थी अहमद शाह अब्दाली की। इसलिए एक युद्ध लड़ा गया था, मानपुर का युद्ध। तो हरिंगालू, मानपुर का युद्ध, मानपुर का युद्ध। क्या कर सकते हैं भाई साहब, बताओ आप। हैं? समय समय समय, अब लेट हो गया ना? लेट हो रहे ना? नहीं हो रहे? लेट नहीं हो रहे ना? ओके, ठीक है। आगे धनराशि देने का वादा किया। तो इधर तो राशि का जुगाड़ करने में लग गई है। तब तक पता चला कि राशि तो नहीं हुई, लेकिन तब तक मानपुर अलवर में है। और ये जो युद्ध है ये ईश्वरी सिंह वर्सेज अहमद शाह अब्दाली की सेना, और इसमें विजय कौन हुए थे? ईश्वरी सिंह। अब यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात है जी, वैसे हम सुनते हैं कि सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या करने की दे बना, लेकिन आत्महत्या करने की वजह एक ये भी है, अहमद शाह अब्दाली ये किसी डाकू से कम नहीं था। जब पता चलता था ना कि अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, अब जैसे आपको पता लग जाए कि इस रूम में अब जल्दी ही एक भेड़िया आने वाला है, सोचो आपकी क्या हालत होगी। हालांकि आपके लिए तो चूहा आ जाए तो भी तूफान उठा देगा वो, अचानक से वो भी बड़ा बड़ा, तो भी ऐसे तो सोचो। पूरी राजस्थान हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा राजा हुआ है जिन्होंने मराठों के डर से आत्महत्या कर ली थी, वो थे कौन? सवाई ईश्वरी सिंह। नोट करके लिखिएगा। नहीं, वो तो जा रहे थे उधर, उधर से सेना आ गई थी, तो सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह ने, अब यहां पर तो लिखेंगे मराठे, सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठों को तय समय पर धनराशि, अब ये देखो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख है। आप नापाल दोस्त कहे के अपार करते तो 18 रुपये रिचार्ज शाम तक पाचा, भाई कहते हैं ना 18 रुपये बार करते शाम मार का उनाड़ा है। कितना अच्छा है, दोस्त दोस्त है, वापस नहीं देना चाहिए, दोस्तों के पैसे को वापस देते ही नहीं है। खा जाओ उसको, सीधा खा गया। सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठों को तय समय पर धनराशि नहीं दी, इसलिए इसलिए ईश्वरी सिंह ने इसीलिए ईश्वरी सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। जो शासक हैं सवाई माधो सिंह,
अपने लिखो, तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं, सारी बातें हो जाएगी। ईश्वरी सिंह इस लाड से कूद चुके हैं, वो नहीं बचे हैं अब। क्यों कूद चुके हैं? क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाए। किसे नहीं दे पाए? मल्हार राव होलकर को नहीं दे पाए, यानी मराठों को नहीं दे पाए, इसलिए कूद गए। तो मराठों के डर से आत्महत्या करने वाले एकमात्र इतिहास के राजा कौन है? याद रखना। लीजिए शुरू करते हैं अगले उन्हीं के भाई, जिनका नाम है सवाई माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह फर्स्ट इसीलिए क्योंकि एक आ जाएंगे माधो सिंह सेकंड, इसीलिए ये माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह फर्स्ट का जो टाइमिंग है वो 1751 से लेकर 68 रहा है। माधो सिंह फर्स्ट के बारे में आप लिख सकते हैं कि इनके जो पिताजी हैं बहुत अच्छे शासक रहे हैं, और इनके पिताजी का जो नाम है वो है आपके सवाई जय सिंह। इनकी माता और माता का नाम आपको पता ही है, चंद्रकंवर, और ये सिसोदिया है, सिसोदिया राजकुमारी। सिसोदिया राजकुमारी तो हुई है, किसकी पुत्री थी? याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड की पुत्री सवाई माधो सिंह फर्स्ट। नहीं, अभी इतने लिखा है, ज्यादा बातें नहीं हुई है, दो ही बातें, माता और पिता की, इनसे निकले कौन? माधो सिंह। देखिए, पिता और माता, ठीक है। इनका जो राज्य अभिषेक है वो 1751 ईस्वी में करवाया। वैसे अभिषेक, राज्य अभिषेक होना चाहिए था 1750 में, क्योंकि 1750 को वो कूद गए थे ना इस ललाट से। तो क्यों नहीं? क्योंकि सवाई माधो सिंह का जो राज्य अभिषेक हुआ है, ये जिनके सहयोग से राजा बने हैं वो है मराठों के सहयोग से। किनके सहयोग से? मराठों के सहयोग से। और मराठा कौन? मल्हार राव होलकर। ये होलकर, ये सिंधिया, ये भोसले, ये सब मराठों के ही शाखाएं हैं। हाँ, एक गुजरात की रही नहीं, काठियावाड़ी। हाँ, यस, यही तो थे। तो राज्य अभिषेक याद रखिएगा कि इनके सहयोग से, मराठों के सहयोग से हो पाया। तभी तो अपने भाई से मुकाबले किए थे, और क्रम से दो युद्ध हुए थे, एक राजमेल का और एक बगरू का। हालांकि एक और युद्ध किया था, कौन सा? मानपुर का युद्ध, जहां पर अहमद शाह अब्दाली की सेना को परास्त किया था वहां। तो राज्य अभिषेक। इनके जो दरबारी हैं उनका नाम है द्वारकानाथ भट्ट। और द्वारकानाथ भट्ट की जो रचना है वो है बारी वैराग्य। वैराग्य शतक किसकी है? यस, जनार्दन भट्ट। चाहे वैराग्य शतक हो, चाहे श्रृंगार शतक हो, चंडी शतक, कुंभा। ओके, तो दरबारी, इनके द्वारा एक नगर बसाया गया, और माधो सिंह फर्स्ट ने जो नगर बसाया वो इनके नाम से सवाई माधोपुर कहलाया। सवाई माधोपुर। 1763 में एक युद्ध होगा 1761 के अंदर, जिसे इतिहास में कहा गया है भटवाड़ा का युद्ध। उस भटवाड़ा युद्ध के बाद में स्वयं को सुरक्षित करने के लिए नगर बसाएंगे, कौन सा? सवाई माधोपुर। और इसके अलावा इनके निर्माण की एक बात और पढ़ेंगे, और फिर डायरेक्ट युद्ध युद्ध करेंगे हम लगातार, बैक टू बैक। निर्माण, निर्माण की यदि हम बात करें तो निर्माण के अंदर इन्होंने वही निर्माण करवाया जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि माधो सिंह फर्स्ट ने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनाए, तो नहीं बनाए। नहीं, तो नहीं बनाए, वो माधो सिंह सेकंड ने बनाए। शाबाश। कौन सा बनाया इन्होंने? कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम ने पूछ रखा है। और मजेदार बात यह थी कि दोनों ऑप्शन में दिए थे, माधो सिंह फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो वो सेकंड है। इन्होंने बनाया था माता जी का मंदिर। कौन सी माता का? यस, याद रखिएगा, सील की डूंगरी, चाकसू, शीतला माता। शीतला माता का मंदिर, शील डूंगरी, चाकसू, जयपुर। तो ये तो इनकी कुछ बातें हो गई, और अब डायरेक्ट हम करेंगे अभियान। नहीं, लाइव नहीं हुई ना? तो कुछ उम्मीदें हैं कि मतलब मैं कह दूं कि
चलें आगे। अब लिख लीजिएगा प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान सवाई माधो सिंह फर्स्ट के प्रमुख अभियान कौन कौन से? आगे बढ़े, प्रोसेस लिख लिया, ओके। फिर लिखिए प्रमुख अभियान। हाँ जी, टाकसू, लूनियावा सुना होगा आपने, वो गद्दों का मेला, इनका मेला कहलाता है बैलगाड़ियों का मेला, बिल्कुल। प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान के अंदर लिखिए नंबर 1, पहला है अभियान 1751। हालांकि जाना कहीं नहीं था इस अभियान के तहत, ऐसा नहीं है किसी दूसरी जगह जाना था। यह अभियान बस इतना था कि सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने गद्दी पर बैठने से पहले जयपुर के नागरिकों से यह कहा था, क्योंकि जयपुर के लोग चाहते थे कि अब तो सवाई ईश्वरी सिंह भी नहीं रहे, अब आपको गद्दी पर बैठ जाना चाहिए। भाई जैसे यहां से कोई विधायक या सांसद जीत के जाते हैं तो वो उम्मीद करते हैं ना कि अब जल्दी प्रधानमंत्री या सीएम बन जाए, तो वैसे ही पहले जनता चाहती थी कि भाई अब तो कोई राजा बनो। तो जब जनता गई थी माधो सिंह फर्स्ट के पास में कि अब तो आप राजा बन जाइए, गद्दी पर बैठ जाइए, ठीक नहीं लग रहा है, तब राजा ने कहा था मैं गद्दी पर तभी बैठूंगा जब आप इन मराठों को मारेंगे। तो जयपुर के नागरिकों ने मराठों को चुन चुन कर मार दिया था। क्वेश्चन आता है कि जयपुर के किस शासक के समय मराठों का कत्लेआम हुआ था? कत्लेआम, जहां पर मराठा दिख रहा है वहीं काट दो। तो मराठों का कत्लेआम किसने करवाया था? याद रखिएगा माधो सिंह फर्स्ट, बस इतना क्वेश्चन आता है। और ये मराठों का जो कत्लेआम हुआ है ये जयपुर में हुआ है, ऐसा नहीं है कि मराठों को मारने के लिए डायरेक्ट मालवा तक गए हों, जयपुर में, जयपुर के नागरिकों ने किया था। इसीलिए तो इसके बाद में जितने भी राजा बनाएंगे मराठे उन्हें जीने नहीं देंगे, और बीच बीच में फेसबुक पर ऐसे पोस्ट करते रहेंगे जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, जयपुर को तेज नेस कर दूंगा, ऐसे लगाते हैं जैसे आप भी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो लगा महाकाल का हाथ है ऐसे, तो वो कमेंट भी आएंगे, कहाँ आएंगे वो आगे की बात। अब इसके बाद में अगली जो घटना है वह है 1759 की, और इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम है कांकोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कांकोड़ का युद्ध। ये जो कांकोड़ का युद्ध है, कांकोड़ स्थान है टोंक में। कहां पर है? टोंक में। ये कांकोड़ का युद्ध लड़ा गया है आपके किन किन के मध्य? तो याद रखिएगा माधो सिंह वर्सेस मराठे। किन किन के मध्य हुआ? माधो सिंह और मराठे। विजय कौन हुए? माधो सिंह, क्योंकि माधो सिंह को आम जनता का सहयोग प्रदान था ना, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए जो भी होता वो देख लेते, जनता आ जाती ना, क्योंकि मराठे आया करते थे लूटपाट करने के लिए, पैसे लेने के लिए। इसीलिए तो एक बड़ा विवाद सा चल रहा होगा, आप करंट में देखते होंगे कि उस बंदे ने कह दिया था कि सांगा, मतलब सांगा ने बाबर को बुलाया था। तो कांकोड़ का युद्ध, माधो सिंह मराठे आते, और क्यों आ रहे हैं ये आक्रमण कर क्यों रहे हैं? क्योंकि माधो सिंह को राजा बनाना था, यदि आप मुझे राजा बनाएंगे तो आपको पैसा देंगे, और मराठों को चाहिए क्या था? केवल पैसा, इसलिए पैसे के लिए कर रहे हैं। इस बीच में एक घटना और हो जाती है। क्या होती है घटना? वो ये लिख लिया आप सबने। नंबर तीसरा जो अभियान है वो है आपके युद्ध है, और वो युद्ध है कौन सा? भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। घगवाना का युद्ध कब लड़ा गया है? अच्छा, मना कर दिया, शाबाश। हालांकि क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा ही बोला होगा। भटवाड़ा का युद्ध है 1761 में। कब है वो? 1741 में है। ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, तो ओके, थैंक यू। भटवाड़ा कहां पर है? भटवाड़ा है कोटा में। कहां पर है? कोटा में। ये भटवाड़ा का युद्ध क्यों हो रहा है? देखो इसके पीछे एक छोटी सी बात। राजस्थान में एक किला हुआ करता था, आज भी है, हुआ करता क्या था, आज भी है, वो है रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर। ये रणथंबोर किला जो है वो हमेशा कोटा और बूंदी के जो शासक हुआ करते थे ना, इन्हीं के पास में हुआ करता था, और हमेशा जयपुर के लोगों ने इस रणथंबोर को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इसलिए इतिहास यहां का नहीं, आप पिछला भी उठाकर देखेंगे तो मिर्जा राजा मानसिंह ने अपने जीवन का पहला जो सैन्य अभियान किया था वो भी रणथंबोर अभियान ही था, आपको याद हो तो। 1569 सुरजनहाड़ा,
वो भी था। तो ये जो रणथंभौर का किला है ये हमेशा इनके पास में हुआ करता था, कोटा शासकों के पास में। हुआ क्या था कि जो मुगल शासक है अहमद शाह, इस अहमद शाह ने क्या किया कि खुश होकर ये रणथंभौर का जो किला है वो किसे दे दिया, माधो सिंह। और वो खुश इसीलिए हुआ क्योंकि माधो सिंह ने मुगल शासक अहमद शाह और अवध के जो नवाब थे उन दोनों के मध्य समझौता करवा दिया था, वरना अवध का जो नवाब था वो हमेशा मुगल शासक पर आक्रमण किया करता था। तो माधो सिंह गया, दोनों को समझाया और संधि करवा दी। उस वजह से अहमद शाह ने कहा अरे वाह बहुत आदमी ताजो है, इसीलिए इसको गिफ्ट दिया था क्या, रणथंभौर। इस बात से नाराज हो गया था कोटा का शासक जिसका नाम है शत्रुसाल। उसने कहा ये क्या बात हुई, खुश आप हुए हैं और किला हमारा दे रहे हैं, आप आगरा का दे दो। भाई इतने ही खुश हुए हैं तो अपनी वाली दे दो, मतलब अपनी गद्दी दे दो, लेकिन ये रणथंभौर क्यों दे रहे हो। क्या हुआ, भाई अपनी राजधानी थी ना आगरा, तो अपनी वाली दे दो, उसमें यहां क्यों। तब कहते हैं कि कोटा के जो शासक है शत्रुसाल, इस शत्रुसाल के जो सेनापति हैं जिनका नाम है झाला जालिम सिंह, वो जाते हैं और माधो सिंह से युद्ध करते हैं। इसी युद्ध को आपके रूप में पढ़ते हैं भटवाड़ा का युद्ध। इसीलिए तो इस युद्ध के जस्ट 2 साल के बाद में माधो सिंह ने इस रणथंभौर को अपनी तरफ करने के लिए ही नगर बसाया था। कौन सा, अभी आपने पढ़ा, कौन सा बसाया, कब बसाया, 1763। ओके, लिखिए आगे, अब लिखिएगा आप। तो भटवाड़ा का युद्ध क्यों हो रहा है, वजह क्या है, तो वजह तुम हो, लिख लो, कारण है रणथंभौर। रणथंभौर, कारण क्या है, रणथंभौर। तो कारण रणथंभौर, किनके मध्य हो रहा है ये युद्ध, तो लिखिएगा माधो सिंह फर्स्ट वर्सेज शत्रुसाल। और शत्रुसाल कहां का, कोटा का। शत्रुसाल नहीं आया था, इसका सेनापति आया था जिसका नाम क्या है, और झाला जालिम सिंह आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो सब जानते ही हैं झाला जालिम सिंह को, हैं? और इस युद्ध में पराजित हो गए थे कौन, माधो सिंह फर्स्ट। लीजिए, हार गए, खबर मिली नहीं रहे, मतलब हार गए बस। तो अच्छा क्वेश्चन आता है वैसे कि भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ है और किनके मध्य हुआ है, इतना आप जरूर याद रखना। कोटा बूंदी यहाँ के जो राजा थे ना, वो एरिया जरूर छोटा है बट यहाँ के राजा अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए चाहे खानवा हो, चाहे आपके हुडा सम्मेलन हो, जिसमें भी शामिल हुआ है ना, इनको जरूर बुलाया है। क्योंकि एक तो ये सीमा पर रहा करते थे, तो इधर भी अच्छे संबंध रहे हैं और इधर भी रहे हैं। इनके कहने से बातें मान जाया करते थे लोग, नहीं मानते तो ये अपने आप से देख लेते। नाम भी देखो, नाम देखो, झाला जालिम सिंह, फेसबुक आई। चले आगे, भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा के युद्ध के बाद में अगला जो अभियान होता है, लिखिए ना सभी ने, तो अगला युद्ध है नंबर 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है मावड़ा मंडोली का युद्ध। मावड़ा मंडोली का युद्ध। मावड़ा मंडोली का जो युद्ध है ये लड़ा गया है 14/12/1767, 14 दिसंबर 1767। मावड़ा मंडोली स्थान कहां पर है, तो याद रखिएगा सीकर में, नीम के थाना के आसपास में है। ये मावड़ा मंडोली का जो युद्ध है ये किनके मध्य हुआ, तो ये हुआ है माधो सिंह और भरतपुर के शासक जिनका नाम क्या है, जवार सिंह। हालांकि इसमें माधो सिंह नहीं गया था, माधो सिंह का सेनापति गया था, दलेल सिंह राजावत, और जीत के आया। तो कभी एग्जामिनर ने इस युद्ध का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये जो नाम लग रहा है ना मावड़ा मंडोली, तो एग्जाम में आ जाएगा मावड़ा मंडोली, भरतपुर के राजा थे। बिल्कुल। और 1767 की बात हो रही है, 65 में तो इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करके दरवाजा उखाड़ लेकर आ गए थे ना, यही तो है वो। अच्छा, इसके बाद में फिर एक और युद्ध होता है, कामा का युद्ध। 1768। कामा कहां पर है, डीग में। और ये भी माधो सिंह वर्सेज
जवाहर सिंह विजय। यस, तो ये इनके अभियान हो गए कंप्लीट। तो माधो सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आया है पुराने एग्जामों के अंदर, यदि हम देखते हैं, जिक्र करते हैं, तो एक तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया, ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है भटवाड़ा का युद्ध, इसका कई बार जिक्र हुआ है। बाकी मावड़ा मंडोली नहीं पूछा गया कभी, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, वो पूछेगा मावड़ा मंडोली, तुंगा का युद्ध, मावली का युद्ध और गगवाना का युद्ध, दिए गए युद्धों का सही क्रम बताइए। 2022-23 के पेपरों में ऐसे ऐसे युद्धों के नाम आए थे, आरएसएस बोर्ड ने खंगाला था, मावली, हरमाड़ा, हाँ ऐसे ऐसे कुछ। कंप्लीट, चलिए। यस, ये ये अहमद शाह जो कि मुगल शासक थे, और अवध के जो नवाब थे ना, इनके मध्य संधि करवाई थी किसने? ना ना, माधो सिंह ने। तब अहमद शाह खुश हुए माधो सिंह से और इनको रणथंभौर किला दिया था 1761 में। जब ये संधि हुई तभी ये किला दिया, तभी कोटा के शासक शत्रुसाल ने आक्रमण किया था। वो अहमद शाह अब्दाली है, ये तो मुगल शासक है ना। कौन? हाँ, तो फिर इसके लिए बाद में युद्ध नहीं किया था ना, रणथंभौर नहीं जीता था नहीं, तभी तो सभी माध्यपुर बसाया था। आपके दिमाग अहमद शाह अब्दाली वो दूसरा है, वो तो सूरजमल से युद्ध, वो तो अलग कहानी है, पानीपत की बात है वो तो। ये तो मुगल शासक दूसरा है। तो ये कामा का युद्ध और ये मावड़ा मंडोली, दोनों याद रखिएगा, भरतपुर के शासक जवाहर सिंह से मुकाबला था। चलिए आगे, अब आप हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या? माधो सिंह, और माधो सिंह के दो पुत्र हैं, सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह का टाइमिंग क्या था? 1751 से लेकर, एक पुत्र जो इनके राजा बनते हैं उनका नाम है सवाई पृथ्वी सिंह। कौन है? सवाई पृथ्वी सिंह। टाइमिंग है 1768 से लेकर 78। एक पुत्र और इनके जो राजा बनते हैं उनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, और इनका टाइमिंग है 1778 से लेकर 1803। फिर आ जाएंगे जयपुर के बदनाम शासक जगत सिंह, ये उतारी, और इसमें से हेडिंग लगा लीजिए सवाई प्रताप सिंह। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि मतलब शासनकाल रहा, बाकी मराठाओं के डर से इन्होंने कभी कोई अभियान, कभी ये बार आए नहीं थे। यस, बिल्कुल शाबाश। इनके समय क्या हुआ था? तमाशा, प्रवर्तक बंशीधर भट्ट। देखिए, इसमें से हेडिंग लगा लीजिए सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह हवा महल के निर्माता, राजस्थान का एर दुर्ग किसे कहा जाता है? देखो, ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हेडिंग डालिए सवाई प्रताप सिंह। 1778 से लेकर 1803। एक साल और रह जाते ना तो कहानी थोड़ी अलग होती जयपुर की, क्या ही कर सकते हैं। वैसे क्या हुआ है 1803 में? हाँ, मतलब ठीक है, मामला सहायक संधियां हुई थी 1803 में, जगत सिंह कर देता है, इन्होंने नहीं की थी। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के बारे में सबसे पहले लिखिएगा इनका उपनाम।
इनके उपनाम की हम चर्चा करते हैं तो इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, ब्रजनिधि। कारण क्या है? प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं किया करते थे। तो ये तो ब्रजनिधि है। ब्रजराज की उपाधि किसे है? और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह। 1722 चूड़ामन के विद्रोह को दबाने गए थे सवाई जय सिंह, उनके भतीजे को साथ में लिया था। ठीक है, तो उपनाम याद रखिएगा कौन है? ब्रजनिधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह। अब इनके गुरु की बात आती है तो यहां पर दो गुरु आ जाते हैं। दो गुरु आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, अच्छा नहीं, एक तो आ जाते हैं इनके संगीत गुरु, एक आ जाते हैं काव्य गुरु। संगीत गुरु तो हैं चांद खां, चांद खां। काव्य गुरु है गणपति भारती, गणपति भारती। ये भारती और भी कहीं सुना है जिसके नाम के पीछे भारती हो, ऐसा जैन मारा हो ऐसा? समर्थ भारती, ये तो उसका है ना? हाँ, तो उसका है। सही बात है, बिल्कुल। बाबू जी के गुरु जी का नाम है समर्थ भारती। जी, बाबू समर्थ भारती, और ये गणपति भारती, याद रखना। वैसे कुंभा के भी ऐसे ही थे। कुंभा के संगीत गुरु तो कौन थे? सारंगधर व्यास। काव्य गुरु कौन थे? कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य में पूरा किया। इनमें से आपको पूछा जाए सवाई प्रताप सिंह ने कौन से गुरु को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? नोट करके, हाँ, शाबाश, चांद का नोट करके लिखिए। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। किसकी दी थी? बुद्ध प्रकाश की। दूसरी बात, इनके दरबार में गंधर्वे बाईसी ऑब्लिक प्रताप बाईसी रहा करते थे। गंधर्वे बाईसी और प्रताप बाईसी कौन थे? ये तो 22 कवि, 22 विद्वान, 22 ज्योतिषी, 22 कलाकार। इन सभी को क्या कहा गया है? गंधर्वे बाईसी। इनके ठहरने के लिए गुणीजन खाना, घर जैसा माहौल। तभी तो यहां से एक ख्याल निकली, कौन सी? जयपुरी ख्याल। अब लिखते हैं इनके अभियान, इनके युद्ध। और सबसे पहले उस युद्ध की चर्चा करेंगे जो धमकी से भरा हुआ था। खुली खुली धमकी थी। खुली, क्या कर लेगा तुम? लिख लिया? हेडिंग लगा लीजिए, प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान में लिख लीजिए, लिख लिया ना सबने? लीजिए, प्रमुख अभियान। वैसे इनके भी ज्यादा अभियान नहीं है, लेकिन 3 अभियान हुए इनके, 3 प्रसिद्ध युद्ध हैं। पहला मुकाबला है
तुंगा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। गगवाना, भटवाड़ा और तुंगा। राजमहल का युद्ध कब हुआ है? और याद रखिएगा तुंगा का युद्ध कब हुआ है? 1787, तभी राजमहल वाला 1787। गगवाना 1741, भटवाड़ा 1761, राजमहल 1747, तुंगा 1787। कनेक्शन देख रहे हैं इनमें? क्या कनेक्शन? कौन सा कनेक्शन था? हमारे तो ऐसी कोई लाइट आई नहीं। तुंगा कहां पर है? दोशा में, लाल सोट के पास। ये जो तुंगा का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ है? तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया है प्रताप सिंह वर्सेस मराठे, और मराठों में प्रमुख हुआ करता था महादजी सिंधिया। बोला तुम्हारे बाप दादाओं से पैसे मांगते हम? करो हिसाब करो, मेल तो घनी बनाओ थे, हिसाब करो, मांगो पलोट काट काट दे, हिसाब कौन करी, आए दिन फंक्शन कर लो। तो इस युद्ध के अंदर विजय कौन हुए थे? प्रताप सिंह। बोला साढ़े तो ऐसे ही चलसी, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। इन्होंने फिर महाजी सिंधिया ने स्टेटस लगा दिया। इन्होंने कहा मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि जीवित नहीं रहते, यदि रहते तो मिला देते ही। इन्होंने पराजित होकर एक कथन कहा था, मैं जीवित रहा तो जयपुर को तहस नहस कर दूंगा या जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। किसने कहा था? महाजी सिंधिया ने। तो आपको भी ऐसा कोई कहे तो घबराना नहीं है ना, इन्होंने भी कहा था। एक तो महाजी सिंधिया और एक आपको पता हो तो जयप्पा सिंधिया, मारवाड़ के राजा हुआ करते थे, विजय सिंह। उनके समय उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि विजय सिंह नहीं चाहते थे कि हत्या हो, लेकिन सैनिकों ने कहा अच्छा जयप्पा सिंधिया, घुसेड़ दिया खटाखट खटाखट ऐसे। और ये लिख लिया? लिखिए, ठीक है। पाटन का युद्ध, पाटन, पाटन कहां है? ये रहा। और ये पाटन है आपके यहां शिकर, नीम का थाना। ये जो पाटन का युद्ध है ये भी लड़ा गया है प्रताप सिंह, और सामने एक बार फिर मराठे आ गए हैं, लेकिन इस बार मराठों के साथ में एक बंदा और आ गया है, और वो आ गया है फ्रांसीसी सेनापति जिसका नाम है डी ब्रॉइन। कौन आ गया है? डी ब्रॉइन। और यह पहला अवसर था जब मराठों ने अजमेर जीता था। यह पहला अवसर था जब मराठों के पास में अजमेर गया था। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस दरगाह में भेंट या नजर भेजने वाला मराठा कौन था? इसके अंदर मराठे विजय रहे और इन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया। अजमेर पर अधिकार, किस पर अधिकार किया? अजमेर पर। अजमेर जीत लिया। लिखो, है ना? लिखा? इसके बाद में एक युद्ध और है इनका, और वो है मालपुरा का युद्ध। पाटन, नीम का थाना, शिकर। अगला युद्ध हो रहा है
मालपुरा पर अटैक, मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध हो रहा है 1800 ईस्वी में। मालपुरा कहां पर है? टोंक में। यह भी किनके मध्य? प्रताप सिंह वर्सेस मराठे। यहां पे किसने लटकाटे? मराठे। कौन जीते? मराठे। मराठे, मराठे मतलब एक प्रकार से यस, यस। आगे तो ये तो 3 महत्वपूर्ण अभियान थे इनके। अब आप नोट करके एक बात लिखिएगा, मराठों के सर्वाधिक आक्रमण, मराठों के सर्वाधिक जो आक्रमण हैं वो किस शासक के समय हुए थे? तो याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह के समय। अब जो हम अगली बात करेंगे वो करेंगे सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्माण, और निर्माण में अभी आपको बताया राजस्थान का एर्दुर्ग, हवा महल। हवा महल इन्होंने तो बनाया था, हवा महल इन्होंने बनाया और एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन करवाया था। देवर्षि भट्ट नाम सुना है क्या कभी? उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है। चलो लिखो आप ये।